हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी पाठशाला में। मेरा नाम है माधुरी महतो। ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसी चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज देखेंगे हम लोग कि पालमपुर में फार्मिंग किस प्रकार की होती थी। यहाँ पे जो पालमपुर गांव है वहाँ पे लैंड यहाँ का फिक्स्ड है। फिक्स्ड लैंड मतलब क्या होता है? मतलब कि यहाँ पे जितनी सारी भूमि है वो फिक्स्ड है। पालमपुर गांव में 75% लोग खेती में ही डिपेंडेंट हैं। उनका पूरा वेलबींग खेती में जो प्रोडक्शन होता है उसी पे डिपेंडेंट है, उसी में उनका सब कुछ डिपेंडेंट है। यहाँ पे सारे लोग कृषि करते हैं, उसके अलावा छोटे छोटे और भी काम करते हैं, लेकिन कृषि वहाँ पे मेन एक्टिविटी है। तो यहाँ का जो लैंड एरिया है वो वहाँ पे फिक्स्ड है। 1960 से वहाँ पे जितने सारे लैंड हैं वो पूरा का पूरा फिक्स है। जो कल्टीवेटेड लैंड मतलब कि जो कल्टीवेटेड एरिया होता, एरिया अंडर कल्टीवेशन होता है वो वहाँ पे फिक्स्ड है। उस 1960 से पहले वहाँ पे कुछ कुछ बंजर ज़मीन थी जिसको कि कन्वर्ट किया गया खेतों में, और वहाँ से फिर कल्टीवेशन होने लगा उन खेतों से भी। लेकिन उस 1960 के बाद से वहाँ पे कल्टीवेटेड एरिया को बढ़ाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वहाँ पे और ज़मीन नहीं बची है जिसको कि हम लोग खेतों में कन्वर्ट कर सकें। जितना है जो भी ज़मीन है वो वहाँ पे फिक्स्ड है। यहाँ पे सारे लोग जो कृषि करते हैं उनका पूरा डिपेंडेंसी खेतों में जो प्रोडक्शन होता है उसी पे है, उनका वेलबींग डिपेंड करता है। आप लोगों के लिए एक छोटा सा नोट है, लैंड को मेज़र करने के लिए जिस यूनिट का यूज किया जाता है उसको कहा जाता है हेक्टेयर, जो कि लोकल लैंग्वेज में हम लोग सुने होंगे कि बीघा, गिंठा एटसेट्रा। ये इन सारे यूनिट से लैंड को मापा जाता है। इसमें जो 1 हेक्टेयर होता है वो कितना होता है? 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर जिसमें कि जो स्क्वायर का एक साइड 100 मीटर होना चाहिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। तो एक साइड अगर 100 मीटर है तो साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये होता है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये था छोटा सा नोट आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या एक ही लैंड एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाई जा सकती है, एक से ज़्यादा। तो जो पालमपुर गांव है वहाँ पे फार्मर्स जितने सारे लैंड वहाँ पे हैं सब में खेती करते हैं। कोई भी ज़मीन बंजर नहीं छोड़ी जाती है, सब में खेती की जाती है। वहाँ पे किसान खरीफ क्रॉप उगाते हैं रेनी सीज़न में। रेनी सीज़न में जब बरसात होती है तब उस समय वो लोग खरीफ फसल उगाते हैं, जैसे कि ज्वार और बाजरा। और इसका यूज़ वो लोग कैटल को फीड करने के लिए करते हैं। जो पशुएं वो लोग रखते हैं हल जोतने के लिए, गाय, बैल, भैंस जो भी उनके पास रहता है, और बाकी सारे पशुएं जो भी उनके पास हैं उनको खिलाने के लिए ज्वार और बाजरा का खेती किया जाता है रेनी सीज़न में। और उसके अलावा अक्टूबर और दिसंबर में आलू की खेती की जाती है। उसके बाद राबी क्रॉप्स की खेती होती है विंटर में। विंटर में राबी फसल उगाई जाती है, जैसे कि गेहूँ। वहाँ पे लोग खुद के यूज़ के लिए
भी रखते हैं, मतलब जो गेहूं की खेती होती है उसमें जो भी प्रोडक्शन होता है उस आउटपुट को कुछ वो लोग अपने फैमिली के यूज़ के लिए रखते हैं, और बाकी सारे जो सरप्लस बचते हैं गेहूं वो सब ले जा कर के वो लोग रायगंज जो मार्केट है, रायगंज में जो मार्केट है वहाँ पे बेचते हैं। मतलब घर के यूज़ के लिए भी गेहूं की ज़रूरत पड़ती है, तो अपने ज़रूरत के हिसाब से वो लोग गेहूं अपने पास रखते हैं, और बाकी जो भी बचता है उसको वो लोग रायगंज में जा कर के बेचते हैं। तो उसके बाद वहाँ पे जितना सारा लैंड एरिया है, जो भी लैंड एरिया वहाँ पे है, उसके एक भाग में शुगर केन की भी खेती होती है, यानी कि गन्ने की खेती होती है। वहाँ पे एक एरिया में साल में एक बार होता है, एक ही बार साल में होता है वहाँ पे गन्ने की खेती। गन्ने को एज अ रॉ फॉर्म भी बेचा जाता है, मतलब कच्चा गन्ना भी बेचा जाता है, या फिर मतलब रॉ फॉर्म में भी उसे बेचा जाता है, या फिर उसका गुड़ बना करके भी बेचा जाता है, गुड़ बना करके भी बेचा जाता है, जो कि जो रायगंज जो जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे वो लोग ले जा कर के बेचते हैं शुगर केन को, उसको गुड़ बना करके भी वो लोग बेचते हैं, और रॉ फॉर्म में भी बेचते हैं। तो ये जो एक ही लैंड एरिया में एक ही लैंड, यहाँ पालमपुर के जो फार्मर्स हैं वो लोग सबको ही दो से अधिक फसल उगाते हैं एक साल में। ज़्यादातर किसान दो फसल ज़रूर उगाते हैं, और पिछले 15-20 सालों से वो लोग एक तीसरी फसल भी उगा रहे हैं, आलू की खेती भी ये लोग करने लगे हैं। ये तीसरा फसल होता है, 2 फसल सारे फार्मर्स करते हैं। तो एक साल के अंदर अगर एक पीस ऑफ लैंड में अगर एक से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाया जाता है तो उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। मतलब अगर एक ही लैंड एरिया में हम लोग एक से ज़्यादा फसल एक साल के अंदर उगा रहे हैं तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। तो ये जो पालमपुर के फार्मर्स हैं, ये लोग एक ही पीस ऑफ लैंड में एक ही साल के अंदर जो इतने सारे फसल उगा पा रहे हैं एक से ज़्यादा, उसका मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। वहाँ पे जितने सारे ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं उनके खेतों में, वो इलेक्ट्रिसिटी से पावर दी जाती है उसमें, और उसी से इरिगेशन होती है। पहले 1-2 ट्यूबवेल्स यानी कि नलकूप को गवर्नमेंट द्वारा इंस्टॉल किया गया था। गवर्नमेंट द्वारा कुछ नलकूप वहाँ पे लगाए गए थे। धीरे धीरे जब लोगों ने देखा कि वहाँ पे इरिगेशन बहुत अच्छी हो रही है नलकूपों की वजह से, तो वो लोग खुद अपना प्राइवेट नलकूप भी खुद इंस्टॉल किए। तो मिड 1970 तक आते आते जो 200 हेक्टेयर का उनके पास भूमि था कल्टीवेशन करने के लिए, ये सारी भूमि इरिगेशन के अंडर आ गई। मतलब कि पूरा का पूरा एरिया में जितना में वो लोग खेती करते हैं सब में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही इरिगेशन की जाती है वहाँ पे नलकूपों के द्वारा। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से वो लोग एक से ज़्यादा फसल एक ही साल में उगा पाते। तो हम लोग देख रहे थे कि एक ही लैंड में से प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है किसी भी क्रॉप का। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि मल्टीपल क्रॉपिंग करके हम लोग किसी भी लैंड का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग यानी कि एक ही सेम लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डिफरेंट क्रॉप्स को उगा करके प्रोड्यूस करना, यानी कि एक से ज़्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना सेम लैंड में से, तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करके वहाँ से हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करें सेम लैंड में से। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करके हम लोग ज़्यादा किसी भी फसल के ईल्ड को बढ़ा सकते हैं। ईल्ड को बढ़ाने के लिए ईल्ड क्या होता है? ईल्ड
मतलब किसी भी लैंड से सिंगल सीजन में किसी फसल का जितना आउटपुट निकलता है, मतलब जितना प्रोड्यूस होता है, उसी के माप को यील्ड कहते हैं। 1960s तक पालमपुर के लोगों को ट्रेडिशनल खेती करने ही आती थी। वे लोग ट्रेडिशनल सीड्स का ही यूज़ करते थे। ट्रेडिशनल सीड्स यानी कि परंपरागत बीज से ही खेती की जाती थी। इनका जो ट्रेडिशनल खेती होती थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं इनको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होगी तभी अच्छा फसल होगा, उसकी ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल बीजों में हम लोग कम पानी में भी पैदावार कर सकते हैं, लेस वाटर से हो सकती है। यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे जो किसान होते थे ट्रेडिशनल सीड्स जब यूज़ करते थे तो वे लोग काव डंग यानी कि गोबर, जो उनके जो गाय बैल जो घर में रखते थे उनका जो गोबर होता था उनके पास जो रेडिली अवेलेबल होता था, उनके पास हमेशा से रहता था, वो सब घर में ही, खरीदना नहीं पड़ता था। वही सब चीज़ों से जो खेती होती थी उसी को ट्रेडिशनल खेती कहा जाता है। पालमपुर के लोग पहले ऐसे ही करते थे टिल 1960s तक कि गोबर का इस्तेमाल करते थे और बाकी सारे प्राकृतिक गोबर बना करके भी वो लोग करते थे। जैसे कि पुआल जो खेत में छोड़ दिए जाते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं, उसको वो सब सड़ जाने के बाद, घास सड़ जाने के बाद जो भी नेचुरल मैन्योर होता था, नेचुरल मैन्योर से खेती होती थी। यहाँ पे कोई भी पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी या फिर खाद, उस तरीके के खाद जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ये नेचुरल चीज़ों से हो जाती थी। उसके बाद एंड ऑफ 1960s में, मतलब लेट 1960s में क्या हुआ, लेट 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन हुआ। तब इंडिया के फार्मर्स को, ग्रीन रेवोल्यूशन का जब इंट्रोडक्शन हुआ तो इंडिया के फार्मर्स को HYV सीड्स मिले राइस और वीट का प्रोडक्शन करने के लिए। राइस और वीट के HYV सीड्स मिले। HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़, मतलब इन बीजों का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होगा। ये जो HYV सीड्स होते हैं इनका पैदावार काफ़ी अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा पैदावार हो सकती है इससे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन जब हुआ तब सभी लोग यही HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी जो बीज होते हैं उसी का इस्तेमाल करके खेती करने लगे। और ये जो HYV सीड्स होते हैं इनका खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए HYV सीड्स को ग्रो करने के लिए, तभी इनका प्रोडक्शन या आउटपुट अच्छा हो सकता है जब इनके पास बहुत अधिक मात्रा में पानी हो। उसके अलावा HYV सीड्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके उसका आउटपुट बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा इन HYV सीड्स को पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, वरना फसल खराब हो जाएगी। फसल अच्छी होने के लिए HYV सीड्स का फसल अच्छी होने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए। और ये जो HYV सीड्स होते हैं इनका प्रोडक्शन काफ़ी अधिक होती है। वीट और राइस का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था ग्रीन रेवोल्यूशन में, क्योंकि ये सारे HYV सीड्स से खेती कर रहे थे किसान। इनका HYV सीड्स से क्या होता है कि एक ही सिंगल प्लांट में
एक सिंगल प्लांट में उसका आउटपुट बढ़ जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेन एक प्लांट में आ जाता है। एक जो सिंगल, मान लीजिए जो धान का प्लांट होगा, जो पौधा होगा, वो धान का पौधा में एक सिंगल पौधा में उसका ग्रेन्स का काउंट जो होगा वो काफ़ी अधिक अमाउंट में होगा, जिससे कि हम लोग को एक पीस ऑफ लैंड में पहले ट्रेडिशनल खेती के कंपैरिजन में अभी जो HYV सीड्स इस्तेमाल करके जो खेती की जाएगी उसमें एक पीस ऑफ लैंड में हम लोगों को ग्रेटर अमाउंट ऑफ आउटपुट मिलेगा, उसके कंपैरिजन में ग्रेटर अमाउंट में ग्रेन्स मिलेगा। ये होता है HYV सीड्स का काम। तो HYV सीड्स से लोगों को काफ़ी ज़्यादा, फार्मर्स को फ़ायदा होने लगा और उन लोगों के पास काफ़ी अधिक, अपना यूज़ करने के बाद भी काफ़ी अधिक सरप्लस बच जाती थी बेचने के लिए भी। तो पालमपुर के जो किसान होते थे वो लोग भी ये HYV सीड्स का यूज़ करके अपना खेती करने लगे। भारत में HYV सीड्स का उपयोग करने वाले किसान ज़्यादातर सबसे पहले पंजाब में थे, पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में होने लगा था HYV सीड्स का इस्तेमाल। ये इन स्टेट्स के जो किसान थे ये लोग HYV सीड्स का इस्तेमाल काफ़ी अधिक करने लगे थे और इन सभी का पैदावार बढ़ाने के लिए, HYV सीड्स के द्वारा अपना फसल का पैदावार बढ़ाने के लिए वो लोग खुद से ट्यूबवेल प्लांट किए। बहुत लोगों ने इरिगेशन के लिए खुद ही लगाए, इंस्टॉल किए सारे ट्यूबवेल्स खुद से, ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हो। कुछ लोगों ने तो बहुत सारे फार्मिंग करने के लिए मशीनरी भी खरीदने लगे, जैसे कि ट्रैक्टर्स, थ्रेसर्स एटसेट्रा। ये सारे मशीनरी वो लोग खरीदने लगे, सारे किसान खरीदे प्ट्रैक्टर्स, थ्रेसर्स। इन सब से क्या होने लगा कि वहाँ की फसल काफ़ी अच्छी होने लगी और जो प्लोइंग यानी कि जुताई और हार्वेस्टिंग, कटाई काफ़ी स्पीड में होने लगी, बहुत ज़्यादा फास्टर। इनकी ये बहुत ज़्यादा अधिक फास्टर होने लगी ये सारी प्लॉइंग और हार्वेस्टिंग काफ़ी, क्योंकि प्लॉइंग और हार्वेस्टिंग के लिए मशीनरी आ गई, इसलिए वहाँ का जो खेती करने का जो स्पीड था वो काफ़ी अधिक बढ़ गया। ये सारे काम बहुत जल्दी होने लगे। और पालमपुर में जो खेती होती थी, जो ट्रेडिशनल खेती होती थी पालमपुर में, वहाँ पे जो वीट उगाई जाती थी एक सीज़न में, वो ट्रेडिशनल खेती से उसका प्रोडक्शन होता था केजी पर हेक्टेयर। जब ये लोग HYV सीड्स का जब इस्तेमाल किया गया वीट के प्रोडक्शन में, तब ये ट्रेडिशनल प्रोडक्शन जितना HYV सीड्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, तब वो बढ़ कर के 3200 kgs पर हेक्टेयर हो गया। ये पर हेक्टेयर काफ़ी अधिक प्रोडक्शन होने लगा जब HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया। और पालमपुर के लोग भी खुद से मशीनरी भी खरीदने लगे उसी तरीके से, जैसे कि ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स वगैरह ये लोग भी यूज़ करने लगे और इनका प्रोडक्शन भी काफ़ी अधिक बढ़ गया। जब ये वीट का प्रोडक्शन जब इतना अधिक बढ़ गया, तब वो लोग उनके पास काफ़ी अधिक मात्रा में सरप्लस बचने लगा वीट का। तो ये सारे जो सरप्लस उनके पास बच जाते थे वो लोग ले जा कर के मार्केट में इसको बेचते थे। जितने सारे वीट के प्रोडक्शन से जितने सारे सरप्लस बचते थे, सारे वो मार्केट में ले जाके बेचते थे।
अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ टर्न द ब्लैक थंब ब्लू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।